जी। तो आज है एएस लेवल इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 6। और इसमें हमने जो लास्ट क्लास में कवर किया था वो था एडवांटेजेस ऑफ मिक्स इकोनॉमी। और आगे आगे हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम या मिक्स इकोनॉमी। तो उसमें आ रहा है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट्स एज डिस इंसेंटिव फॉर बिजनेसेस एंड वर्कर्स। सारी बात है, जब गवर्नमेंट होगी तो टैक्स भी लगाएगी। टैक्स लगाने से डिस्करेज होते हैं बिजनेसेस और वर्कर्स। वो कैसे? वो इस तरह के, जब बिजनेसेस ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट में से टैक्स देना पड़ेगा। वर्कर्स को भी जब ज्यादा इनकम कमाएंगे तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और होता ये है कि ये जो प्रॉफिट और इनकम में से जो टैक्स दिया जाता है ना, वो प्रॉफिट और इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। मतलब इसका क्या है? तो वो इसका मतलब है कि वो लोगों को ज्यादा कमाने के लिए डिस्करेज करेगा। मतलब ये कि अगर फर्ज किया, हम कहते हैं कि एक बंदा है, उसकी जो इनकम है वो $1,000 है फॉर एग्जाम्पल, और वो टैक्स देता है 5%, यानी कि 5% ऑफ द इनकम, दैट इज $1,000, वो टैक्स की शक्ल में दे रहा है। तो इनकम जो है ना वो बढ़ के $2,000 हो गई। ठीक है, तो अब वो 5% नहीं रह रहा, वो हो गया 7.5%। परसेंटेज भी बढ़ रही है सर। तो उसका 3,000 पे चला गया अगर, डॉलर पे, तो वो बढ़ के हो गया 10%। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही होता है। तो ये जो टैक्स है, जो प्रॉफिट पे लग रहा हो या लोगों की इनकम पे, वर्कर्स की इनकम पे, वो इस तरह ही बढ़ता है। तो इसका मतलब है लोग तो कहेंगे यार बेहतर है फिर हम कम ही कमाएं, क्योंकि अगर ज्यादा कमा रहे हैं, अगर 2,000 पे भी 5% टैक्स दे रहे होते तो समझ आती थी। 3,000 पे भी 5% टैक्स दे रहे होते तो लोग कहते ठीक है यार, इनकम बढ़ रही है तो थोड़ा तो टैक्स बढ़ेगा ही। लेकिन यहाँ पर जितनी इनकम बढ़ रही है, टैक्स उससे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको अमाउंट में ज्यादा नहीं देना पड़ रहा, परसेंटेज में भी ज्यादा ही है। तो ये कहीं ज्यादा टैक्स बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1,000 पे जो टैक्स बनता था, ये आपकी अगर इनकम थी, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से शो करते हैं, और ये आपका अगर टैक्स था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जी, जो ये टैक्स की परसेंटेज है और जो अमाउंट है टैक्स की, वो अगर हम देखें तो 1,000 पे एक के 5% लिया तो कितना आ गया? 1,000 का 5% क्या हुआ, बताएं जी? सर 50। 50। इसी तरह 2,000 का जो 5% है, वो कितना होना चाहिए? 100। और 3,000 का 5% जो है वो होगा 150। ठीक है, ये अगर इस तरह चलता है तो समझ आती है। माना टैक्स बढ़ रहा है लेकिन इनकम भी बढ़ रही है, तो लोग कहेंगे ठीक है यार, ये टैक्स हमारा बनता है, इनकम भी तो बढ़ रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब 2,000 पे जाते हैं तो आपको ये वाला टैक्स देना पड़ रहा है, और वो आपको फिर 100 नहीं पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 2,000 का 7.5%? देखो जरा कितना बनता है, कैलकुलेट नहीं किया? सर 150। 150। तो अब यहाँ 100 के बजाय वो 150 देगा। ये प्रॉब्लम है कि यार इनकम बढ़ रही है, ठीक है, अमाउंट ज्यादा दे रहे हैं, आप तो परसेंटेज भी बढ़ाते जा रहे हैं। फिर 3,000 पे वो 150 नहीं देगा, वो 300 देगा टैक्स। सो दैट इज वाई ये टैक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वो लोग जो हैं वो डिस्करेज होंगे, और वो या तो वर्कर्स भी काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और जो बिजनेसेस हैं वो भी फर्दर एक्सपैंड करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो कहेंगे कि हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। और अगर बिजनेसेस एक्सपैंड नहीं कर रहे और वर्कर्स अग्री नहीं कर रहे काम करने के लिए, तो उसका नुकसान 100% कंज्यूमर्स को है। उनको चीजें नहीं अवेलेबल होंगी क्योंकि बन नहीं रही। और दूसरा ये है कि ओवरऑल जो कंट्री है, उसकी जीडीपी जो है वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा कि वो नहीं बढ़ेगी। और किसी भी इकोनॉमी के लिए जीडीपी का बढ़ना जरूरी है। और पर्टिकुलरली वो कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वहां अगर जीडीपी बढ़ेगी नहीं तो फिर तो वो डिजास्ट्रस सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, अ, उसके बाद आ गया, गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ प्राइस मैकेनिज्म टू एलोकेट रिसोर्सेस। ये तो हमने पहले भी बात की थी। तो ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जब प्राइस मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा तो प्रोड्यूसर्स तो इनकरेज हो ही नहीं रहे। मतलब उसमें जो डिमांड है कंज्यूमर्स की, उसको प्रायोरिटाइज किया नहीं जा रहा उस तरह से। मतलब ये कि प्राइस मैकेनिज्म ये करता था ना कि अगर फर्ज किया किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है और वो लोग लेना चाह रहे हैं, तो उसकी प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाती थी।
और जब प्राइस बढ़ती थी तो प्रोड्यूसर्स को नजर आता था कि प्रॉफिट भी ज्यादा है, वो उसकी सप्लाई भी या प्रोडक्शन भी बढ़ा देते थे। इसका मतलब है कि कंज्यूमर की डिमांड जो है वो प्राइस के थ्रू प्रोड्यूसर तक पहुंच रही है, और प्रोड्यूसर्स अपनी मर्जी की चीजें खरीद पा रहे हैं टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। इसी तरह डिमांड कम हो रही है तो तब भी यही है, एक चीज नहीं पसंद आ रही तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, और प्रोड्यूसर भी उसको बनाना छोड़ देंगे, तो वो कोई और चीज बनाएंगे। तो ये प्राइस मैकेनिज्म में यही होता है। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट सेट करती है प्राइस। मतलब फर्ज किया पेट्रोल है, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम। तो पेट्रोल है, उसको अब लेट से अब लोगों के पास गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं, तो पेट्रोल जो है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ रही है। तो प्राइस कह रहा हूँ, पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है। पेट्रोल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़नी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट चूंकि मौजूद है और गवर्नमेंट कहती है कि पेट्रोल एक नेसेसिटी है, तो उसकी कीमत नहीं बढ़ानी, तो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दी हुई है, गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है ना, तो वो प्राइस बढ़ेगी नहीं। ठीक है, प्राइस वोंट राइज, जबकि बढ़नी चाहिए, ताकि प्रोड्यूसर को सिग्नल जाए कि लोगों को ये इसकी ज्यादा जरूरत है तो वो ज्यादा बनाएंगे। जब प्राइस बढ़ेगी नहीं तो उससे क्या होगा, आउटपुट वोंट चेंज। जो पेट्रोल है, आउटपुट वोंट चेंज, ज्यादा पेट्रोल फिर वो प्रोड्यूस या सप्लाई उसकी नहीं होगी। अब हमारे यहाँ तो पेट्रोल नहीं बनता, बाहर से ही लेते हैं, लेकिन फिर वो उस तरह से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और जब आउटपुट नहीं बढ़ेगी तो लोगों की जो वांट्स हैं, वांट्स एंड नीड्स, वो क्या हो जाएंगी, रिमेन अनसेटिस्फाइड। ये एक प्रॉब्लम है मिक्स इकोनॉमी के साथ। अच्छा, ये हर चीज में तो गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करती कि आपने प्राइस को नहीं चेंज करना। जैसे कि अगर लग्जरी आइटम्स हैं तो करते रहे चेंज, आप कोई बात नहीं। होटलिंग है तो प्राइस जो मर्जी रख लें आप, टूरिज्म है, गवर्नमेंट वहां कुछ नहीं कह रही। नेसेसिटीज में कहती है, तो इसका मतलब है नेसेसिटीज की तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको पता है आर्टिफिशियल शॉर्टेज नेसेसिटीज में की जाती है। आटा छुपा लिया, शुगर छुपा ली, अब लोगों को जरूरत है, मिल नहीं रही, क्यों, जान के शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं ताकि, क्योंकि प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग मारे मारे फिरें और फिर उनसे इलीगल चीज खरीद लें। क्योंकि इलीगल खरीद रहे हैं, तो इलीगल में तो प्राइस जो मर्जी कर लें, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो कंज्यूमर भी मजबूर है, वो भी गैर कानूनी काम कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट को नहीं बताएगा, और आप भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, तो फिर ये काम, और प्राइस बहुत ज्यादा रख देंगे आप फिर। तो गवर्नमेंट जो है वो इससे रोकने के लिए ये काम करती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अ, वो चूंकि प्राइस नहीं बढ़ेगी तो वो उसको उसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर देते हैं। अगर है भी उनके पास तो वो कहते हैं जी नहीं है, तो वो लोगों की वांट्स नीड्स पूरी नहीं होती। अच्छा, तो अगर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम हो तो शायद प्राइस थोड़ी सी बढ़े तो वो आउटपुट भी बढ़ा दें, लेकिन बहरहाल उसमें भी इश्यू तो हैं कि प्राइस कहीं ज्यादा ना बढ़ा दें। एनीवे, लेकिन गवर्नमेंट जब प्राइस मैकेनिज्म को काम नहीं करने दे रही ना, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है जिसको हमने बात की है कि प्राइवेट सेक्टर तो फिर उस एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, कंज्यूमर्स की नीड और वांट को उस तरह से कंसिडर करके रिसोर्स एलोकेट नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या है जी हमारे पास, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी एफिशिएंट। ये आपको पता ही है क्यों, बिकॉज ऑफ, किस वजह से एफिशिएंट नहीं होगा, जी क्योंकि लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट है नहीं, ओनर तो कोई है ही नहीं जो जिसको प्रॉफिट चाहिए। तो फिर अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा, तो पता है कि गवर्नमेंट है ना सपोर्ट करने के लिए, वो कर लेगी सपोर्ट क्योंकि गवर्नमेंट का ही इदारा है। और ओनर है नहीं तो इसलिए वो तो मोटिव वो ये नहीं देख रहा कि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सारे जो है ना वो
वहाँ पे रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होते, वर्कर्स भी लेजी हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो एफिशिएंसी गई। तो इसका मतलब है क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज होती ही है, कॉस्ट भी उनकी ज्यादा होती है, और अब उनको लोगों को टाइम पर, जो कि मैंने कहा एफिशिएंसी का मतलब टाइम बचाना भी है, तो लोगों को चीजें भी अवेलेबल नहीं होती जो वो चाह रहे होते हैं। जितने भी सरकारी इदारे हैं पाकिस्तान में, उनमें यही है। अगर आपने कोई हुकूमती इदारे से काम करवाना है तो टाइम लगेगा, क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है, सीधी सी बात है। प्राइवेट सेक्टर वाले फौरी तौर पर एड्रेस करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए होता है। अच्छा, फिर क्योंकि अगर आप एफिशिएंट नहीं है तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन इनका तो प्रॉफिट, जबकि प्रॉफिट का चक्कर ही नहीं है। गवर्नमेंट है सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, तो वहां ये एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी मैटर नहीं कर रही उनको। अच्छा, सम एक्शंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉलिटिकल पर्पस ओनली, ये मैंने बता दिया। जानबूझकर एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये दिखाने के लिए कि ये प्रोग्रेस हो रही है, उस पे खाम खामे मिलियंस ऑफ रुपीज खर्च कर देना, जबकि पता है इसने बंद हो जाना आगे जाके। लेकिन इलेक्शन होने वाले महीने बाद, तो आपने कहा चलो उस वक्त तक तो हम दिखा देंगे ना कि बड़ा अच्छा चल रहा है तारा, उसके बाद बेशक बैठ जाए, हम तो इलेक्शन जीत गए होंगे। तो ये एक और वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। फिर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर, ये आपको बता दिया है। पब्लिक सेक्टर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि उसमें आपका मकसद कस्टमर को सेटिस्फाई करना है ही नहीं। आपका तो मकसद है कि बस बेयर मिनिमम चीज प्रोवाइड करनी है, जो कि ज्यादा लोगों को फायदा हो। और नॉर्मली गवर्नमेंट इसमें नेसेसिटीज को के ऊपर ही फोकस कर रही होती है, लग्जरीज पे तो करती ही नहीं है, क्योंकि बस सब तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट हर एक को तो लैम्बोर्गिनी लेके नहीं ना दे सकती, मुमकिन नहीं है। तो क्वालिटी को कम रखा जाता है। एक तो यही वजह कि गवर्नमेंट का फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन उस तरह से नहीं है, ऑब्जेक्टिव और प्रॉफिट नहीं है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ बेयर मिनिमम नीड को पूरा करने की कोशिश करती है, तो क्वालिटी जो है वो कम ही रहती है, कि लोगों को मिले सही। अब जैसे सरकारी इदारे में कि भाई चलो बेड गंदा सा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन देर सवेर उनका इलाज हो रहा है, जिससे चलो बीमारी से तो दूर रह रहे हैं वो, लेकिन उसमें उनको बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है, सर्विस में भी और प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, आप जाके देख लो, सरकारी अस्पताल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में जाओ, आपको पता चल जाएगा कितना फर्क है, कि कितनी क्वालिटी का फर्क नजर आ रहा है दोनों के अंदर। इसलिए जिसके पास पैसे होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पसंद करता है, एजुकेशन के लिए या हेल्थ केयर के लिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हमने देख लिया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है ना, ये मिक्स इकोनॉमी में हो रही होती है। क्योंकि मिक्स इकोनॉमी में इंटरवेंशन ऐसे ही होगी ना कि गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर को तो देख ही रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरफेयर करेगी। इंटरवेंशन मतलब इंटरफेरेंस। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में तो गवर्नमेंट होती नहीं, प्लान्ड इकोनॉमी में होती गवर्नमेंट है, तो इंटरवेंशन कहाँ करनी है। मिक्स इकोनॉमी में चूंकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, तो गवर्नमेंट वहां पर प्राइवेट सेक्टर को भी रिस्ट्रिक्ट करती है इन सर्टन वेज, और उसमें भी मकसद पब्लिक वेलफेयर ही होता है। पहले मे टेक अ लॉन्ग टाइम, आप अगर इंटरवेंशन कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम ये कि गवर्नमेंट कह रही है कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट जमा कराएं, ये करें, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है नहीं है, तो वो परमिशन लेते लेते आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको कहा कि सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो एक किस्म का गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, लेकिन जो लीगल प्रोसीजर है, जैसे कि आपका इलॉन मस्क साहब हैं, वो भी इंटरेस्टेड नजर आए हैं पाकिस्तान में। आपकी जो अमेजोन कंपनी है मशहूर, वो भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए इंटरेस्टेड नजर आई है पाकिस्तान में। तो चाइनीज कंपनी है, वो भी नजर आ रही हैं। लेकिन अब वो आते आते टाइम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेके वो सारी रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने रखी हुई है उनको मीट करना होगा, वो डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाने होंगे, तो दैट टेक्स अ टाइम। तो उतनी देर में लोगों की जो नीड्स हैं या वांट्स हैं, वो तो दे विल रिमेन अनसेटिस्फाइड ना, फौरी तौर पर उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा इंटरवेंशन की वजह से। अच्छा, इसी तरह मे लीड टू ब्लैक मार्केट एंड स्मगलिंग। जैसे ना, आपने अगर पेट्रोल पंप भी खोलना है, तो पेट्रोल पंप ये थोड़ी है पैसे हैं जमीन ली खोल लिया, ना ना ना, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है पेट्रोल पंप का, तो वो हर कोई खोल नहीं सकता। आपने खोलना भी है तो उसमें भी टाइम लगेगा। अच्छा, मे लीड टू ब्लैक मार्केट एंड स्मगलिंग, ये मैंने आपको बताया तो था। ये ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग चीज क्या है, पहले ब्लैक मार्केट देख लेते हैं क्या है ये, किस बला का नाम है ब्लैक मार्केट। यहाँ पे ड्रग्स आते हैं, टैक्स पे करके आते हैं। टैक्स पे करके नहीं आती, तो फिर स्मगलिंग क्या है।
एक ही चीज है। इलीगल तरीके से आती है। जी। मैंने कहा जो इलीगल तरीके से आती है। इलीगल तरीके से आती है। क्यों जी अहमद? सर गवर्नमेंट की पता चलने से पहले, यानी टैक्स के उस पर नहीं रहता, तो टैक्स के बगैर प्रोडक्ट सिखाते हैं। अच्छा ओके, आप स्मगलिंग का शायद बता रहे हैं। एनीवे कुछ सम इन सम वे रेलेवेंट है। ब्लैक मार्केट जो है, इसका दूसरा नाम है, आप कह लें कि ये स्टार्ट होती है, मैंने अभी पहले भी बताया, आर्टिफिशियल शॉर्टेज। ठीक है, आप करते हैं, क्रिएट करते हैं। शॉर्टेज हुई नहीं है, छुपा लिया। अच्छा, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं होर्डिंग। कि होर्डिंग हो रही है, पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है ये। कि गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की है चीनी की, कि भाई आपने जो है ना वो 100 रुपये पर केजी से ज्यादा की, पर केजी शुगर 100 रुपये से ज्यादा की नहीं बेचनी। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, हमारा प्रॉफिट कम होगा। वो चीनी उन्होंने, जो जितने भी शुगर मिल्स वाले हैं, उन्होंने चीनी गायब कर दी मार्केट से। मतलब दुकानों पर सप्लाई नहीं कर रहे, कह रहे जी नहीं है। और अपने गो डाउन जो है, जो गोदाम है उनके, वहां छुपा ली। क्यों छुपाई? क्योंकि शॉर्टेज उसे क्रिएट होगी, लोग मारे मारे फिरेंगे। और फिर लोग, जब आप उनको देंगे, जब उनको लोगों को पता चलेगा कि अच्छा अवेलेबल तो है, लेकिन वो इलीगल तरीके से अवेलेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्राइस रखी हुई है, अगर फर्ज किया गवर्नमेंट ने 100 रुपया रखी हुई है पर केजी, तो अब वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके उसी को 200 की बेचेंगे। अब आप प्राइस, आपको पता है प्राइस मैकेनिज्म तो यहाँ काम करता नहीं है, लेकिन ये जो 200 की बेचेंगे आप पर केजी, ये है इलीगल तरीका। क्या हो रहा है? क्यों नहीं लिख रहा? एक मिनट। ये आपका इलीगल वे है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये है इलीगल। ठीक है। और इसमें सारी पता है, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि बिक रही है। तो कंज्यूमर भी ले रहा है, और प्रोड्यूसर या सप्लायर बेच रहा है। तो ये गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन कर रही है, और उसको प्रॉपर उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ, यानी कि इंटरवेंशन खाली नहीं करनी है आपने। इंटरवेंशन करने के बाद आपको चेक एंड बैलेंस रखना है। आपको इंस्पेक्टर्स भेजने हैं दुकानों में, जो कि देखें कि भाई चीनी कितने की ले रहे हैं, कितने की दे रहे हैं। ऑब्जर्व करें कहीं वहां ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही। तो वो जब नहीं देखती गवर्नमेंट, सिर्फ एक रूल बना दिया जो यहाँ बना हुआ है, तो फिर ये लाजमी होगा आर्टिफिशियल शॉर्टेज, होर्डिंग होगी। और इसमें लोगों का ज्यादा नुकसान हो गया। लोग कहेंगे यार पहले तो फिर 150 की बेच रहा था। ठीक है, लेट्स से कि पहले जो अर्लियर प्राइस थी वो 150 थी। ये ना आपको आगे भी काम आएगी, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये था अर्लियर प्राइस, 150 की थी, गवर्नमेंट ने 100 कर दिया, तो आप मिल कितनी करी उन्हें? 200 की। तो कंज्यूमर को, गवर्नमेंट ने 100 रखी थी कंज्यूमर के फायदे के लिए, तो कंज्यूमर को तो उल्टा नुकसान हो गया, और महंगा हो गया काम, क्योंकि वो 200 की हो गई। तो गवर्नमेंट ने चूंकि चेक एंड बैलेंस रखा नहीं हुआ, तो खाली इंटरवीन थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है ब्लैक मार्केट में। फिर स्मगलिंग भी है, ये भी इलीगल है, आपको पता ही है, वो आपने कह दिया कि मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, इलीगली, आप इलीगली अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीजें आ रही हैं, जैसे अफगानिस्तान से बहुत सी चीजें आती हैं स्मगल होके, हमें पता है। जो हमारा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का, वो इतना बड़ा है कि उस पूरे बॉर्डर को मॉनिटर करना आसान काम नहीं है। और उस पे फेंस लगाना भी बहुत मुश्किल काम है, जबकि मेरे ख्याल फेंस कुछ लगाया तो है उन्होंने किसी हद तक, लेकिन वो बहुत बड़ा बॉर्डर। तो अब वहां से स्मगल होकर चीजें आ रही होती हैं आपके पास। और अब जब स्मगल होकर आ रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है। तो भाई जब गवर्नमेंट के नोटिस में ही नहीं है, तो वो बिकेगी भी उस प्राइस पे जो गवर्नमेंट के नोटिस में जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है। गवर्नमेंट तो उसी गुड को रोकेगी ना जो गवर्नमेंट के नोटिस में है कि भाई ये चीज इतने की बिकनी है बस। तो वो तो स्मगल होके मुल्क में आ गई, और वो आप बेच रहे हैं, फर्ज किया कि 90 रुपीज की, फर्ज किया। तो अब 90 की बिक रही है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोग कहते हैं यार स्मगल ही ले लेते हैं।
सस्ती मिल रही है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिल रहा, चीज बिक रही है। और आपको पता है टैक्स जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उससे सारे वेलफेयर के काम करती है, फ्लाईओवर, अंडरपास, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आपका डैम्स, सारा कुछ जो है ना वो गवर्नमेंट रेवेन्यू से ही करती है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, लोग वो चीजें ले रहे हैं जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ रहा। और अगर बाहर से लेंगे आप चीजें तो आपकी अपनी इकोनॉमी का क्या होगा? अगर आप स्मगलिंग कर रहे हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों से चीजें आ रही हैं, तो व्हाट अबाउट लोकली मेड गुड्स? लोकली मेड गुड, इनका क्या होगा बताओ? हैं जी? जी, नेगेटिव इम्पैक्ट। लोकली मेड गुड्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लोग वो लेंगे नहीं क्योंकि वो महंगी है। वो कहेंगे यार चलो फिर स्मगलिंग कर लेते हैं। तो यहां पर भी काम खराब हो गया कि गवर्नमेंट इंटरवीन किया, और चूंकि वो स्मगलिंग में भी चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे, तो लोगों को जो सस्ती मिलेगी वो उठा लेंगे, कहेंगे ठीक है यही लेनी है हमने। इस तरह हमें पता है जो किताबें हम लेते हैं, पायरेटेड एडिशन जिसको बोलते हैं, तो वो भी सस्ती मिलती है ना ओरिजिनल से, तो हम ले लेते हैं, वो सस्ती मिल रही है तो हम भी, कंज्यूमर भी तो अपना फायदा देखता है ना, तो वो उठा लेता है। तो ये दोनों चीजें इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, स्मगलिंग से गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं आ रहा, और लोकली मेड गुड्स जो है ना ये डिस्करेज हो रही हैं। तो फिर जो लोकली मेड गुड्स बनाने के लिए एम्प्लॉयज हैं उनकी जॉब भी गई, लोकल इंडस्ट्री वो भी गई, तो मुल्क का जीडीपी वो भी उसमें भी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होगी स्मगलिंग के साथ, और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी कोई नहीं आ रहा। मजे की बात, चीजें लोग ले रहे हैं लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो ये तमाम चीजें इम्पैक्ट डालेंगे। अच्छा, इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए, हम उसे बोलते हैं अम, क्या था वो, आप कह लो ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी। अच्छा, एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, इधर कोई जादू हुआ हुआ लग रहा हूँ। एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, हिडन इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी के साथ मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कहाँ लिख दूँ, कलर हम कोई और ले लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ हिडन। अच्छा, जो ब्लैक इकोनॉमी होती है ना वो भी हिडन ही होती है वैसे, ये बात ध्यान में रखनी है आप। क्यों? मतलब वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होती, नोटिस में नहीं होती, ब्लैक इकोनॉमी भी यही होती है, लेकिन दोनों में फर्क है। हिडन इकोनॉमी माइट बी लीगल, यानी कि हिडन इकोनॉमी का मतलब क्या है, वो एक्टिविटीज जो हो रही हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, वो गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है, वो हिडन इकोनॉमी है, लेकिन वो है लीगल। मतलब एक छल्ली वाला है, वो रेडी पे छल्लियां बेचता है, अब वो गवर्नमेंट के नोटिस में थोड़ी है कितनी छल्लियां बेचता है, कितना कमा रहा है, वो अपना लगा हुआ है करने, तो वो जायज काम तो जायज है, लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है, ये हिडन इकोनॉमी में आ रहा है। और कितने लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं, तो ये लीगल है लेकिन हिडन है, रिकॉर्ड में नहीं है गवर्नमेंट के। ब्लैक इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो ये भी हिडन होती है, ये तो हिडन करनी पड़े क्यों, लेकिन होती इलीगल है। तो इलीगल तो काम होता ही छुप छुपा के है ना, तो इसलिए हिडन इकोनॉमी में लीगल जो है वो अर्निंग भी होती है और इलीगल अर्निंग, या लीगल एक्टिविटी भी होती है और इलीगल एक्टिविटी भी। ब्लैक इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज ही होती हैं, जिसमें ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग हमें नजर आ रही है। तो ये मैंने डिटेल में बता दिया है ताकि आपको बाद में पॉइंट को डेवलप करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और इतना अच्छा है, अच्छा यही है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसको साथ ही जाके नोट से पढ़ लें ताकि आपको याद रहे, या नोट साथ खोल के रखा करें, और साथ ही लिख लिया जो मैं बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ जो मैं बताऊंगा वो नोट्स में थोड़ी ना लिखी होगी, तो इसलिए आप चाहें तो हिंट वगैरह लिख सकते हैं साथ में कि अच्छा ये सर ने साथ बताया था, ताकि आपको बाद में पॉइंट को डेवलप करने में आसानी हो। आगे क्या है, मे नॉट लेट प्राइस मैकेनिज्म टू ऑपरेट फ्रीली। बहरहाल ये तो हमें पहले भी हमने बात की है, ये वह हमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंटरवेंशन में ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरवेंशन, प्राइस फिक्स करने का नाम भी तो इंटरवेंशन है ना, तो वहां जारी बात है, फिर प्रोड्यूसर्स जो है ना वो इनकरेज नहीं होंगे चीज बनाने में, चाहे लोग ज्यादा डिमांड भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं जा रही, तो वो इनकरेज नहीं हो रहे। मे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कैसे?
गवर्नमेंट इंटरवेंशन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ रही है? क्यों जी इम्तिशाल? सर अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है तो जो रॉ मटेरियल है उनके ऊपर भी टैक्सेस लगे होंगे। जी बिल्कुल तो सही। फिर सही, इंटरवेंशन में टैक्सेस भी होते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। और इसी तरह वो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जमा करवाने होते हैं और अप्रूवल लेना होता है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से, उस पर भी चार्जेस होते हैं। तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाती है और ऑब्वियसली उससे प्रॉफिट कम होता है बिजनेसेस का। अच्छा, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कि दो ग्रुप्स हैं और दोनों का डिफरेंट इंटरेस्ट है। वो कैसे? फर्ज किया कि एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड है। अब वहां पर आप चाहते हैं कि स्कूल बने, लेकिन कोई और कहता है कि यहाँ पर प्लाजा बने, ठीक है? या वो कोई कहता है यहाँ पर रोड बने। तो अब ये तीन काम है। तो अब गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करती है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा ही, क्योंकि सबके इंटरेस्ट तो कंसिडर नहीं किया जा रहा है। जैसे अब ये ऑरेंज लाइन बनाई थी, जब ये जो मेट्रो लाहौर में नजर आती है, कि जो ट्रेन हमें नजर आ रही है, ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है, ये बनाने के लिए चूंकि ऊपर बननी थी ये, तो बीच में कई घर आ रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। गवर्नमेंट कहती है हमने बनानी है यहाँ पे, ट्रैक बनाना है, वो कहते हैं हमारे घर हैं, हमने यहाँ रहना है। गवर्नमेंट पैसे भी दे रही थी इनको, वो कहते हैं जी पुराना घर है, पैसे देंगे तो आज कौन सा घर मिलेगा नया में इतने का। तो ये इशू चल रहे थे। उधर इस्लामाबाद में तो ऑरेंज लाइन कोई नहीं है ना अहमद? नहीं सर। हाँ जी। अच्छा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है ये। इसी तरह जब मोटरवे बनी थी, तो मोटरवे में भी आप जाते हैं तो आपको कितने ज्यादा टाइम के लिए, बल्कि आप थ्रू आउट द मोटरवे अगर हम देखें तो हमें दाएं बाएं खेत नजर आते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो रोड जहां बनी है वहां पर भी खेत ही थे, और वो खेत लिए गए, हथियाए गए ना। हुकूमत ने किसानों से या जो भी लैंड ओनर था उनसे कहा भी ये हमें दें, हमने यहाँ रोड बनानी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो कहते हैं हमने क्रॉप उगानी है, हमारा यहाँ से अर्निंग होती है, गवर्नमेंट ने कहा यहाँ रोड बनेगी। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट इंटरवेंशन से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। कुछ लोगों का फायदा होता है और कुछ लोगों का फायदा नहीं भी होता, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है ना। गवर्नमेंट ने कौन सा हर बंदे से पूछ के डिसीजन लेना है? ओवरऑल देख लिया, अच्छा इसका फायदा ओवरऑल है, ठीक है, और डिसीजन ले लिया। अच्छा, फिर decisions may be based on personal and political interest and not on maximizing welfare, पब्लिक वेलफेयर। अब हमने ये कहा तो हुआ है कि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर को जेन में रखती है और ऑब्जेक्टिव यही होता है, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन भी लिए जाते हैं। और पॉलिटिकल डिसीजन क्या होते हैं? ऐसे डिसीजन जिनमें आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी गवर्नमेंट को फेवर देना चाह रहे हैं, ताकि आपकी गवर्नमेंट को फेम मिले और आपकी गवर्नमेंट एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट मानी जाए, और आप अगले इलेक्शन में भी जो है ना वो इलेक्शन विन कर सके। अब आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पंजाब गवर्नमेंट भी नजर आती है, तो वो यही, वो जगह जगह तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको सीएम की। तो वो कुछ हो नहीं रहा, वो सिर्फ यही है, पैसा लग रहा है, बोर्ड्स पे भी लग रहा है, तस्वीरों पे लग रहा है, लेकिन वो किस लिए? पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि जी हम स्कूटीज दे देंगे, हम घर दे देंगे, हम लैपटॉप दे देंगे। तो ये पब्लिक वेलफेयर नहीं हो रही। गरीब का बच्चा जो पढ़ ही नहीं रहा, उसको पब्लिक वेलफेयर का क्या करना है? भाई स्कूल बनाओ ना, हॉस्पिटल पे खर्चा करो, थानों को बेहतर करो, मतलब जो काम करने वाला है पब्लिक इंटरेस्ट में वो तो ये है। लेकिन यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। क्योंकि इन चीजों को आप बाद में पब्लिसाइज कर सकते हैं अपने मोटो में। जब आप अगले इलेक्शन में जाएंगे तो आप ये हाईलाइट कर सकते हैं, हमने देखे देखे ये काम किया, तो लोगों के जेहन में तो होगा ना, हाँ हाँ ये बोर्ड तो देखे थे हमने। अब वो काम हुआ कि नहीं हुआ ये किसने देखा? ना किसी को पता किस हद तक हुआ, कितनी कंप्लीशन हुई। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर इसमें आ जाती है। अच्छा जी, फिर अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये ओ लेवल इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो हम इस पे ज्यादा नहीं बात करेंगे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बाकी हम इसको कल देख लेंगे। अच्छा, नाम से नजर आ रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज दिखाता है। यानी कि आसान लफ्जों में हम कहेंगे कि ऐसा कर्व जो ये बताता है कि एक इकोनॉमी कितनी प्रोडक्शन कर सकती है एट द मैक्सिमम।
पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना कि इतना बनाना पॉसिबल है। लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। इट इज अ कर्व which shows different combinations of two goods that can be produced at the maximum if all the available resources in an economy are fully utilized given a state of technology। यानी कि अगर एक इकोनॉमी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का इस्तेमाल किया जाए तो आप मैक्सिमम कहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नॉर्मली तो इकोनॉमी बहुत सी चीजें बनाती है, लेकिन ये जो मॉडल है ना हमारे पास, इकोनॉमिक मॉडल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ये सिर्फ दो चीजों की बात करता है। क्योंकि आपने कर्व बनाना है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, तो दो ही चीजों को आप दिखा सकते हैं। तो लेकिन बताना ये चाह रहा है कॉन्सेप्ट के एक कंट्री या इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मैक्सिमम कहाँ तक प्रोड्यूस कर सकती है। और ऑब्वियसली उसमें दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन है, आपकी मर्जी है, एक चीज को ज्यादा ले लें, दूसरे को कम कर लें। और गिवन अ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आपका पोटेंशियल भी बढ़ सकता है। यानी कि आसान लफ्जों में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसी भी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के पोटेंशियल को शो करता है, प्रोडक्शन को शो नहीं करता। प्रोडक्शन शो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। पोटेंशियल को शो करता है कि यहां तक ये कंट्री प्रोड्यूस कर सकता है अगर सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा। और टेक्नोलॉजी वही है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सारी मतलब पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके अगर हम डायग्राम देख लें, चलिए डायग्राम को ऐसा करते हैं कि हम चलें, अभी 5 मिनट हैं, देख सकते हैं। अब आप देखिए, आपको जो कर्व नजर आ रहा है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। अब इसमें 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं, ए बी सी। ये तीनों पॉइंट चूंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, तो वेन एवर यू लोकेट अ पॉइंट ऑन पीपीसी दैट शोज प्रोडक्शन। अगर आपको पीपीसी पे कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है वो प्रोडक्शन नहीं है, वो पोटेंशियल टू प्रोड्यूस है, क्योंकि पीपीसी वही दिखाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, अब एबीसी का क्या मतलब है? एबीसी जो पॉइंट है, इस पे आपके कॉम्बिनेशन तो चेंज हो रहे हैं। मैंने प्रोडक्ट ए वाइन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट बी पे एप्पल्स है। तो ए पे अगर आप गौर करो तो आपके पास इतने एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेट से कितने कर ले, 200। और ये आपका जो सॉरी वाइन 200 है, और एप्पल जो है ना लेट से 1000 है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे रिसोर्सेज सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे पता कि सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि पॉइंट ऑन द पीपीसी है। याद रखें, जब भी कोई पॉइंट ऑन द पीपीसी होता है वो शो करता है सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बी पे चलें, ये भी पॉइंट ऑन द पीपीसी है, तो अभी भी सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। कंट्री पोटेंशियल पे प्रोड्यूस भी कर रही है, पोटेंशियल पे प्रोड्यूस भी कर रही है, क्योंकि पोटेंशियल दिखा रहा है पीपीसी और पॉइंट दिखा रहा है प्रोडक्शन। तो यहां पर लेट से आपका 150 पे आ गया, और एप्पल जो है वो आपके लेट से 1200 हो गए। तो क्या हुआ, आपने अगर ए से बी पे गए हैं तो कॉम्बिनेशन तो चेंज हुआ है कि आपने वाइन को छोड़ा है और आपने एप्पल्स को ज्यादा कंज्यूम किया। ठीक है, कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है, जब आप ए से बी पे गए हैं तो आपने एप्पल्स को ज्यादा लिया, तो वाइन को कम क्यों कर दिया? वाइन भी ज्यादा ही रखते, क्या वजह? फिर इतनी रिसोर्सेज नहीं है, क्या बोला अहमद आपने? फिर इतनी रिसोर्सेज नहीं है दोनों के लिए। पीपीसी दिखा रहा है जब सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो तो आप कहां तक जा सकते हैं। तो और तो आपके पास रिसोर्सेज है नहीं, तो यहां प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ऑफ स्किर्सिटी। वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्किर्सिटी जो पड़ी थी कि भाई आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अगर आपने एक चीज ज्यादा बनानी है तो दूसरी को कम करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट। अच्छा, इसी तरह अगर सी में भी ऐसे ही नजर आ रहा है हमें, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट यहां लिया हुआ आपने, पॉइंट एफ, ये इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ये आपके पोटेंशियल से ऊपर चला गया है, तो इसको अनअटेनेबल भी बोलते हैं, कि ये अचीव करना मुमकिन ही नहीं है जब तक पोटेंशियल ना बढ़े। पोटेंशियल तो नीचे है, ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला कॉम्बिनेशन आप नहीं ले सकते, ये वाला यहां से ये नहीं ले सकते। अच्छा, इसी तरह अगर आप ये तो कहते हैं ये है पॉइंट अबव द पीपीसी, तो आपने हमेशा याद रखना है ये अनअटेनेबल होता है, अचीवेबल नहीं होता। ये बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री है टू प्रोड्यूस, मतलब ये एफ वाला कॉम्बिनेशन, दैट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूस। अच्छा, और इसके अलावा एक डी पॉइंट है, ये है पॉइंट बिलो द पीपीसी, आपको नजर आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है नीचे? अच्छा, ये तो मैंने लिखा था ये एफिशिएंट है। क्यों ये एफिशिएंट मैंने क्यों लिखा है? पॉइंट ए बी सी तीनों एफिशिएंट है, क्योंकि ये आपके सारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं।
तो इसलिए हम इसके लिए ये भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉइंट पीपीसी के ऊपर है तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आपने याद रखना क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर आप पॉइंट नीचे लिया हुआ है जैसे यहां लिया हुआ है तो इसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपके सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो आइडल पड़े हुए हैं, जाया हो रहे हैं, उसमें वर्कर्स भी हैं, लैंड भी है, कैपिटल भी है, वो जाया हो रहे हैं। और ये कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि वो यहाँ पर लोकेट करे, क्योंकि जाया हो रहे हैं रिसोर्सेज। तो अनएम्प्लॉयमेंट में खाली यहाँ पर वर्कर्स नहीं आ रहे, सारे रिसोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही ठीक है। हम इसको फिर इंशाल्लाह ताला कल यहीं से कंटिन्यू करें। कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर। खुदा हाफिज। नो सर।